बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे और साथ साथ जो है वो लेक्चर्स जो है वो उनको सुन भी रहे होंगे और से कंसीव भी कर रहे होंगे, नोट डाउन भी कर रहे होंगे। बेटा इंशाल्लाह राइट आफ्टर ईद जो है आपके रेगुलर टेस्ट भी स्टार्ट होने जा रहे हैं। अच्छे से बेटा प्रैक्टिस कीजिएगा, इन छुट्टियों में भी प्रैक्टिस बुक को अच्छी तरह पढ़ें, उसके जो क्वेश्चंस उनको सॉल्व करें। जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना आप लोगों के लिए अच्छा हो जाएगा। बेटा कभी कभी हम जो है वो नेगेटिव हो जाते हैं कि हमसे कुछ क्वेश्चंस न्यूमेरिकल टाइप सॉल्व नहीं हो रहे। बेटा ऐसा कोई भी मुश्किल काम नहीं है, आप यू जस्ट नीड सम प्रैक्टिस। कॉन्सेप्ट जो होते हैं एक दफ़ा कंसीव हो जाए उसी टाइप के क्वेश्चन जो हैं वो आप बार बार जो है वो सॉल्व करेंगे तो इंशाल्लाह जो है आपके प्रॉब्लम सॉल्व होते जाएंगे। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 4 वर्क एंड एनर्जी। इसमें बेटा टिपिकल क्वेश्चंस आते हैं, बहुत इजी हैं, एक दो कॉन्सेप्चुअल टॉपिक हैं, बाकी सारा का सारा टॉपिक ही है। स्टार्ट करते हैं जी वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स से। वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स जो है वो इसे लेट एक हमारे पास ब्लॉक है और उसके ऊपर जो है एक फोर्स F अप्लाई हो रही है एट द एंगल थीटा। अब बेटा वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स को आप कैसे डिफाइन किया करते थे? आप कहते थे कि ये जो वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स होती है इट इज द प्रोडक्ट ऑफ कंपोनेंट ऑफ दैट फोर्स विच इज अलोंग द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। अब देखो डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्शन में फोर्स का कौन सा कंपोनेंट होगा? थीटा के एडजेसेंट जो है वो कौन सा होगा? कॉस थीटा मल्टीप्लाई बाय द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट। इट मीन्स के वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स को आप कहेंगे F cos थीटा वर्सेस D, या फिर सिंपली हम इसको जो है डॉट प्रोडक्ट की टर्म में लिख लेते थे F डॉट D। बेटा अंडरस्टूड है कि ये वाला जो फॉर्मूला है ये कब एप्लीकेबल होगा? जैसे कि टॉपिक के नाम से जाहिर है कि जब फोर्स जो है वो कांस्टेंट होगी, व्हेन वर्क इज बीइंग डन अंडर द एक्शन ऑफ कांस्टेंट फोर्स। बेटा इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस कर लेते हैं जो मल्टीपल चॉइस बन सकते हैं। नंबर 1 जी, वर्क डन जो है वो पॉजिटिव मैक्सिमम कब होता है? वर्क डन जो है पॉजिटिव मैक्सिमम होगा इफ एंगल जो है वो कितना हो? 0। व्हाट डज इट मीन? जब फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट जो है वो क्या होंगे? पैरेलल होंगे एक दूसरे के, तब हम कहेंगे कि वर्क डन जो है वो पॉजिटिव मैक्सिमम है। डेट इज वी कैन से वर्क डन इज इक्वल टू एफ डी कॉज 0। और वी डू नो कॉज 0 जो है वो क्या होता है बेटा? 1। इट मीन्स आपके पास जो है वर्क डन जो है वो पॉजिटिव मैक्सिमम जो है वो क्या आ जाएगा? एफ डी। हम कह सकते हैं कि वर्क डन इज मैक्सिमम। और बेटा वर्क डन जो है वो नेगेटिव मैक्सिमम कब होगा? वर्क डन जो है वो नेगेटिव मैक्सिमम होगा अगर जो है वो एंगल क्या हो? 180। व्हाट डज इट मीन? अगर फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट जो है दे आर एंटी पैरेलल टू ईच अदर, देन हम कह सकते हैं कि वर्क डन जो है वो नेगेटिव मैक्सिमम होगा। डेट इज वी से वर्क डन जो है वो मैक्सिमम तो होगा बट नेगेटिव मैक्सिमम होगा, यानी कि एफ डी कॉस 180। अब कॉस 180 जो है वो क्या होता है बेटा? -1। इट मीन्स जो है आप कह सकते हो कि वर्क डन जो है वो मैक्सिमम नेगेटिव मैक्सिमम होगा, मतलब -FD। सिमिलरली वर्क डन जो है वो मिनिमम कब होगा? वर्क डन जो है वो मिनिमम यानी कि 0 होगा इफ एंगल जो है वो कितना हो? 90। मतलब फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट जो है दे आर राइट एंगल टू ईच अदर, तब हम कहेंगे कि जो वर्क डन है वो क्या है जी? 0 यानी मिनिमम। डेट इज आप कहेंगे जी वर्क डन इज इक्वल टू एफ डी कॉस 90। कॉस 90 बेटा 0 होता है, सो वर्क डन जो है वो आपके पास क्या हो जाएगा? 0 यानी कि मिनिमम हो जाएगा। अब इसकी एग्जांपल्स क्या हो सकती हैं? प्रैक्टिकल एग्जांपल में देखो आप कहा करते थे वर्क डन जो है बाय सेंट्रीपिटल फोर्स जो है वो भी क्या होता है बेटा? 0 होता है उस, बिकॉज सेंट्रीपिटल फोर्स जो है ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन जो है, जब कोई बॉडी सर्कुलर पाथ पे मूव कर रही होती है तो एंगल चूँकि उसका हमेशा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर के साथ 90 होता है, वर्क डन उसका 0 हो जाएगा। सिमिलरली जो है
आप कह सकते हो वर्क डन बाय मैग्नेटिक फोर्स जो है वो भी ज़ीरो होता है, बिकॉज मैग्नेटिक फोर्स ऑलवेज एक्ट्स परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल। इसी तरह से बेटा अगर कोई एग्जांपल हो, फॉर एग्जांपल आपसे कहा जाए अ पर्सन मूव होल्डिंग अ बकेट मूविंग फॉरवर्ड, इस केस में भी बेटा वर्क डन जो है वो ज़ीरो हो जाएगा, बिकॉज इस केस में जो और करें कि उसने जो है फोर्स उसको होल्ड करने के लिए बकेट को किस डायरेक्शन में अप्लाई करनी है, अपवर्ड डायरेक्शन में। एंड इफ ही इज़ मूविंग फॉरवर्ड, सो इट मींस डिस्प्लेसमेंट जो है वो फोर्स के क्या होगा, परपेंडिकुलर। और अगर जो है वो डिस्प्लेसमेंट और फोर्स परपेंडिकुलर है तो वर्क डन जो है वो डेफिनेटली क्या होगा, ज़ीरो। सिमिलरली अगर जो है वो समटाइम्स ऐसे भी सिचुएशंस होती हैं जब जो है वो देयर इज़ नो डिस्प्लेसमेंट, तब भी वर्क डन ज़ीरो होता है। फॉर एग्जांपल अ पर्सन जो है अप्लाइंग फोर्स ऑन अ वॉल, अ पर्सन जो है वो अप्लाइंग फोर्स ऑन अ वॉल, लेकिन वॉल जो है वो अपनी जगह पे ही है, मतलब डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो है, तो इस केस में भी हम कहेंगे कि वर्क डन जो है वो मिनिमम है यानी ज़ीरो है। तो अंडर दीज सिचुएशंस जो है वो हम कहेंगे कि वर्क डन मिनिमम है या ज़ीरो है। बेटा एक दो क्वेश्चन इसी से रिलेटेड इस फॉर्मूले को यूटिलाइज करने के लिए जो है ना सीख लेते हैं। फॉर एग्जांपल जो है क्वेश्चन में बी आस्क्ड at what angle work done will be half of its maximum value। अब देखें बेटा इसमें जो है वो एंगल हमें बताना है कि किस एंगल पर वर्क डन जो है अपनी मैक्सिमम वैल्यू का हाफ होगा। अब देखें सिंस वी डू नो कि वर्क डन जो है वो क्या होता है जी, एफ डी कॉज थीटा, और जो मैक्सिमम वर्क डन है वो क्या होगा जी, एफ डी सिंपल कॉस 01 होगा। तो अकॉर्डिंग टू अ गिवन कंडीशन उसने कहा है कि किस एंगल पर जो है वर्क डन जो है वो हाफ ऑफ इट्स मैक्सिमम वैल्यू होगा, मतलब एफ डी कॉस थीटा जो वर्क डन है वो अपनी मैक्सिमम वैल्यू यानी एफ डी जो है इसका क्या हो, हाफ हो। तो बाय द गिवन कंडीशन जो है वो हमने इसको जो है वो फॉर्मूले को रीअरेंज कर लिया। अब देखो एफ डी से क्या हो गया, कैंसल आउट, थीटा वुड बी कॉज इनवर्स 1/2 और कॉज इनवर्स 1/2 क्या होता है जी, 60। इट मीन्स एट द एंगल ऑफ 60 जो है वर्क डन जो है वो अपनी मैक्सिमम वैल्यू का क्या होता है बेटा, हाफ होता है। सिमिलरली क्वेश्चन में भी आस्क्ड है, उसमें आप एफ डॉट डी वाला फार्मूला यूटिलाइज कर सकते हैं। आपसे कहा जा सकता है कि अ बॉडी is constrained to move along y direction under the action of given force। let's say जी आपको फोर्स गिवन है 2i plus 10j minus k and it covered a distance जो है लेट्स से वो कहता है जी 10 मीटर। अब बेटा इसमें जो है देन आपने बताना है जी वर्क डन जो है वो क्या होगा अगर पूछा जाए। अब देखो हमें पता है वर्क डन जो है वो क्या होता है, एफ डॉट डी। अब बेटा इसमें जो है हम फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे एफ डॉट डी, लेकिन बेटा उसमें जो है ना ज़रा की वर्ड देखिए, उसने कहा बॉडी इज़ कंस्ट्रेन टू मूव, यानी वो सिर्फ और सिर्फ किस डायरेक्शन के अलॉन्ग मूव कर रही है, वाई डायरेक्शन के अलॉन्ग। इसका मतलब है फोर्स का सिर्फ और सिर्फ एक ही कंपोनेंट यूज़ होगा, कौन सा, जे वाला कंपोनेंट। और जो चूँकि वो मूव कर रही है अलॉन्ग दी जो है ना वो वाई डायरेक्शन, इसका मतलब है जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो भी जो है वो हम उसको 10 मीटर कह रहे हैं तो हम कहेंगे 10 जे। इट मीन्स कि जो हमारे पास जो है इसको प्रोडक्ट लेना है तो फोर्स जो है वो हमारे पास आ जाएगी 2i प्लस 10j और माइनस के, या इसमें से सिर्फ 10j ले लें चूँकि बॉडी इज़ कंस्ट्रेंट टू मूव अलॉन्ग वर्टिकल डायरेक्शन डॉट, या सिर्फ डिस्प्लेसमेंट ले लें जी 10j। अब इसको सिर्फ 10j क्यों लिखा है, बिकॉज बॉडी इज़ मूविंग अलॉन्ग दी वाई डायरेक्शन, तो कौन सा कॉम्पो जो है ना यहाँ यूनिट वेक्टर जो है आएगा j। अब देखो j डॉट j क्या होता है 1, बाकी 0 होंगे।
आई डॉट जे 0 के डॉट जे के 0, तो इट मीन्स 10 10 100 हो जाएगा, आंसर इज़ 100 जूल। सो इसी तरह से बेटा कोई भी क्वेश्चन जो है उसमें वर्क डन कैलकुलेट करने के लिए पूछा जाए या उससे कॉन्सेप्ट से रिलेटेड पूछा जाए, सो बहुत इजी होगा, इसकी प्रैक्टिस करनी है जस्ट आपने, इंशाल्लाह इस तरह का कोई भी क्वेश्चन जो है ईजीली सॉल्व हो जाएगा। बेटा जैसा कि आपको पता है कि एरिया अंडर फोर्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ जो होता है वो किसको रिप्रेजेंट करता है, वो वर्क डन को रिप्रेजेंट करता है। लेकिन बेटा एक बात याद रखनी है कि इसके ना दो केस हो सकते हैं। एक ये हो सकता है जब वर्क डन अंडर कांस्टेंट फोर्स हो, तो फिर जो है बेटा इस तरह का कर्व बनेगा। कर्व जो है वो किसके इन बिटवीन होगा, फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट जो है। सो ये वर्क डन जो है बाय कांस्टेंट फोर्स जो है, लेट्स से कि ये हम कहेंगे इस तरह का कर्व बनेगा, तो आप उसका एरिया अंडर द कर्व फाइंड करेंगे। सो यू विल गेट वर्क डन, एरिया अंडर द कर्व जो है। सो वर्क डन जो है अगर बाय कांस्टेंट फोर्स हो तो हम जो है उसमें एरिया अंडर द कर्व अगर कैलकुलेट करेंगे सो विल गेट द वर्क डन। और याद क्या रखना है कि ये जो है वो किन के इन बिटवीन होगा, फोर्स वर्सेस डिस्प्लेसमेंट। अगर बेटा वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स होगा, अगर वर्क डन जो है बाय वेरिएबल फोर्स हो, वेरिएबल फोर्स, तब जो है वो आपके जो कर्व होगा, यहाँ मैंने कहा फोर्स वर्सेस डिस्प्लेसमेंट होगा। लेकिन अगर वेरिएबल फोर्स है तब जो हम कहेंगे कि हम चूँकि स्मॉल इंटरवल्स में डिवाइड कर रहे होते हैं हर स्टेप को, तब जो कर्व है वो एफ कॉस थीटा वर्सेस डी के इन बिटवीन होता है। और अगर फोर्स वेरिएबल हो तो आप उसको स्मॉल स्टेप्स में डिवाइड कर सकते हो मैथमेटिकल कैलकुलेट करने के लिए, या फिर इसका एरिया अंडर द कर्व जो है वो फाइंड करेंगे एंड यू विल गेट द वर्क डन जो है। अब इसमें मैथमेटिकली भी हम उसको वर्क डन फाइंड कर सकते हैं। और उसमें हम कहा करते थे कि जी हम जो है वो इसमें लिमिट जो है लेके, या एफ आई कॉस थीटा सम ऑफ ऑल दी वर्क डन फ्रॉम आई 1 to n एफ आई कॉस थीटा आई इंटू डेल्टा डी आई। सो मैथमेटिकली भी आप उसको जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। वो कैसे करना, आपने इस सारे पाथ को जो है स्मॉल इक्वल इंटरवल्स में डिवाइड करना है और हर इक्वल इंटरवल जो है उसका आपने जो है वर्क डन फाइंड कर लेना है, तब समीशन लेना है। या दूसरा मेथड क्या है कि एरिया अंडर द कर्व फाइंड करें, लेकिन यहाँ जो कर्व होगा इट विल बी एफ कॉस थीटा वर्सेस डी, जबकि कांस्टेंट फोर्स वाला जो है वो फोर्स वर्सेस डिस्प्लेसमेंट ही होता है। सिमिलरली बेटा इसके रिलेटेड जो है वो क्वेश्चन जो है वो बड़े सिंपल आ सकते हैं। आपने जस्ट जो है व्हाट यू नीड टू डू, यू हैव टू कैलकुलेट द एरिया अंडर द कर्व। बड़ा सिंपल है। फॉर एग्जांपल एक क्वेश्चन है उसमें उसने कहा जी वर्क डन फाइंड करें, टोटल वर्क डन जो है वो कितना होगा। सो अब देखें कि इसमें जो इस एक्स एक्स से एक्स एक्सेस के अबव है वो पॉजिटिव वर्क डन को डिनोट करेगा, जो उससे बिलो है वो नेगेटिव वर्क डन होगा। अब देखो इसमें देखिए एरिया हमने जस्ट कैलकुलेट करना है, तो अब देखें इसकी हाइट जो है वो कितनी 10 है और इसमें बेस क्या है 5, तो 10 मल्टीप्लाई बाय 5 जो है वो क्या हो जाएगा 50, और ये पॉजिटिव होगा क्योंकि ये वैल्यूज़ दोनों पॉजिटिव है। इसी तरह से इस वाले की बात कर लेते हैं, क्योंकि ये नेगेटिव वर्क डन होगा। सो इसमें हम कहेंगे कि ये जो है वो लेट से कि इसकी वैल्यू जो है यहाँ भी 10 है, तो 10 अब 5 से डिस्प्लेसमेंट कहाँ गया 10 तक, तो ये 5 ही होगा। इट मीन्स ये -50 जूल। ऊपर वाला देखें तो ये भी जो है अगर ये भी इसको 10 को ही रिप्रेजेंट कर रहा है, तो यहाँ से 10 to 15 डिस्प्लेसमेंट में 5 का चेंज आया है, तो इसको भी हम कहेंगे 50 जूल। इसमें इसका मतलब होगा टोटल पॉजिटिव वर्क कितना हो गया 100, 50 + 50 100, और नेगेटिव वर्क डन कितना है वो -50 है। इट मीन्स जो आपका टोटल वर्क डन जो है वो कितना आ जाएगा 50। तो इस तरह के क्वेश्चन में समटाइम्स ऐसी भी फिगर हो सकती हैं जिसमें पॉजिटिव वर्क डन और नेगेटिव वर्क डन इक्वल हो, तो इसका मतलब है सिंपली कैंसल आउट हो जाएगा, आंसर जो है वो आपका क्या आ जाएगा 0 हो जाएगा। और बेटा याद रखना है इफ़ अ बॉडी जो है गोज़ फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट और उसके बाद सेम पॉइंट पे वापस आ जाए, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट अगर 0 होगा तो उसका वर्क डन भी क्या होता है 0 होता है। बेटा बात करते हैं वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स की। बेटा अगर वर्क डन अंडर ग्रेविटी हो रहा हो तो हम उसको कह देते हैं कि ये वर्क इज़ बीइंग डन अंडर ग्रेविटेशनल फोर्स। अगर किसी बॉडी को अपवर्ड मूव करवा रहे हैं, वो डाउनवर्ड मूव कर रही है, हमें बेटा कन्वेंशन पता है कि अपवर्ड जो है
अगर हम किसी बॉडी को थ्रो कर रहे हैं तो उसमें वैल्यू ऑफ जी जो है उसको हम नेगेटिव कंसीडर कर रहे होते हैं, और डाउनवर्ड जो है टूवर्ड सेंटर ऑफ अर्थ चूँकि ओरिजिन होता है, इसलिए बाय कन्वेंशन हम वैल्यू ऑफ जी को क्या लेते हैं, पॉजिटिव लेते हैं। व्हाट डज इट मीन, अगर किसी बॉडी को हमने अपवर्ड थ्रो किया है विथ सम फोर्स, विथ सम एनर्जी अपवर्ड जा रही है, तो उसमें देखें हमारे पास जो वर्क डन है वो किसके इक्वल होगा, हम कह रहे हैं एफ डॉट डी। तो अब देखो बेटा फोर्स जो है वो हम कह रहे हैं क्या है, एम जी, वेट है ना, उसके वेट के इक्वल आपको जो है ना वो फोर्स लगानी पड़ेगी उससे ज़्यादा, इनटू अब आ जाएगा डिस्प्लेसमेंट, लेट से वो कवर करती है हाइट एच हाइट तक जाती है। अब कॉज, अब चूँकि जो उसका डिस्प्लेसमेंट है डेट इज़ अगेंस्ट द ग्रेविटेशनल जो है वो फोर्स, तो इट मीन्स जो है वो यहाँ कॉज जो है वो हम कितना लेंगे 180। सो हमारे पास जो वर्क डन है वो क्या आएगा -mgh। व्हाट डज इट मीन, अगर किसी बॉडी को हम अपवर्ड डायरेक्शन में थ्रो करते हैं तो उसका बेटा वर्क डन जो है वो आपके पास क्या आता है, नेगेटिव आएगा। वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो नेगेटिव कंसीडर होगा। और याद रखिएगा कि हम बॉडी अगर अपवर्ड जा रही है, अगर वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स जो नेगेटिव है, सो उसकी जो पोटेंशियल एनर्जी है वो क्या होती जा रही है, वो इंक्रीज होती जाती है। सिमिलरली अगर कोई बॉडी डाउनवर्ड फॉल कर रही है, अब डाउनवर्ड फॉल कर रही है तो इसकी जो डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट है ये अलोंग दी ग्रेविटेशनल फोर्स है। इट मीन्स कि यहाँ पर जो है वो हम वर्क डन लेंगे एम जी, और जितनी उसने हाइट कवर की मल्टीप्लाई बाय एच, और कॉज यहाँ जो है वो हमने क्या लेना है, ज़ीरो, बिकॉज यहाँ पर जो है उसकी जो डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट है वो अलोंग द डायरेक्शन ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स है। इट मीन्स कॉस ज़ीरो जो है वो क्या होता है 1, सो हमारे पास जो है ये प्लस mgh आ जाता है। अच्छा बेटा, या इसका मतलब ये हुआ कि अगर जो है वो बॉडी डाउनवर्ड फॉल कर रही है तो उस सूरत में जो है अगर वर्क डन जो है बाय ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो क्या होगा, पॉजिटिव होगा, लेकिन जो पोटेंशियल एनर्जी है वो क्या करती है, वो डिक्रीज करती जाती है। सिमिलरली वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स से रिलेटेड आपने दो इम्पोर्टेंट पॉइंट जो है आपने पढ़े थे कि वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स की हम बात करें तो इसमें वर्क डन इन ग्रेविटेशनल फोर्स जो है, वर्क डन इन ग्रेविटेशनल फील्ड या फोर्स कह सकते हैं, या बाय ग्रेविटेशनल फोर्स जो है, नंबर 1 आपने कहा था क्या होता है, इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ फॉलोड, और दूसरी बात कही थी कि वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो हमेशा अलोंग द क्लोज पाथ जो है वो क्या होता है, अलोंग द क्लोज्ड पाथ हमेशा जो है वो क्या होता है, ज़ीरो होता है। बट अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाए कि वर्क डन जो है अलोंग दी जो है वो इंडिपेंडेंट ऑफ द पाथ फॉलो, यू डू नो कि ये जो है वो सिर्फ इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे डिपेंड कर रहा होता है, हमें पाथ से फ़र्क नहीं पड़ता। फॉर एग्जांपल जो है अगर जो है वो हम इस हाइट तक जाने के लिए, इस हाइट तक जो है वो जाने के लिए इस ऑब्जेक्ट को यहाँ से डिस्प्लेस करते हो तो कोई भी पाथ जो है वो आप फॉलो करें, आप जो है इस वाले पाथ को जो है वो पाथ नंबर 1 से चले जाएं, आप पाथ नंबर 2 से चले जाएं, आप पाथ नंबर जो है वो 3 से चले जाएं, लेकिन चूँकि आपकी इनिशियल और फाइनल पोजीशन सेम है, इसका मतलब है वर्क डन सेम रहेगा, तो वर्क डन इज इंडिपेंडेंट ऑफ द पाथ फॉलोड होता है। एंड सेकेंडली वर्क डन अलोंग द क्लोज पाथ, कोई भी आप क्लोज पाथ बनाएंगे उसका आप वर्क डन कैलकुलेट करोगे तो आंसर जो है ज़ाहिर है अपवर्ड के लिए हम उसको नेगेटिव ले रहे हैं, डाउनवर्ड के लिए पॉजिटिव ले रहे हैं, तो वर्क डन अलोंग द क्लोज पाथ क्या आएगा बेटा, ज़ीरो आएगा। इट मीन ऐसे फील्ड जिसमें वर्क डन जो है इंडिपेंडेंट ऑफ द पाथ फॉलोड हो या वर्क डन अलोंग द क्लोज पाथ ज़ीरो हो, ऐसी फील्ड को बेटा हम कौन सी फील्ड बोलते हैं, कंजर्वेटिव फील्ड या कंजर्वेटिव फोर्स, ऐसी फोर्स को बोलते हैं कंजर्वेटिव फोर्स। फॉर एग्जांपल अब आपको अंडरस्टूड हो गया कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स है ये कंजर्वेटिव फोर्स है, इलेक्ट्रिक फोर्स जो है अनदर एग्जांपल वो भी क्या होती है जी, कंजर्वेटिव फोर्स होती है। कंजर्वेटिव फोर्स इट मीन्स जिसमें वर्क डन जो है वो अलोंग द क्लोज पाथ ज़ीरो हो या वर्क डन जो है वो इंडिपेंडेंट ऑफ द पाथ फॉलोड हो, हम कह देते हैं
कि वो जो फोर्स है वो क्या है, कंजर्वेटिव फोर्स है, और उस फील्ड को जो है वो हम कौन सी फील्ड कह देते हैं, कंजर्वेटिव फील्ड का नाम दे देते हैं। बेटा अब डिस्कस कर लेते हैं पावर। वी डू नो द पावर जो है उसको हम कैसे डिफाइन कर रहे होते हैं, वी से पावर इज़ द रेट ऑफ वर्क जो है उसको हम कह देते हैं जी पावर होती है। द रेट एट विच द वर्क इज़ बीइंग डन उसको हम क्या कहते हैं, पावर कह देते हैं। अच्छा ये एनर्जी ओवर टाइम है, इट मीन्स यहाँ से हम कह देते हैं कि पावर जो है इसको हम यूँ भी कह सकते हैं, वर्क डन जो है ये एफ डॉट डी ओवर टी भी हो सकता है, यानी एफ डी कॉस थीटा ओवर टाइम, टोटल टाइम। वो इसी तरह से जो है यू मे कैलकुलेट द पावर एज, अब समटाइम्स आपको वर्क डन कैलकुलेट करना पड़ेगा बाय फार्मूला एम जी एच डिवाइडेड बाय टाइम जो है। कुछ सिचुएशंस में आपको जो हो सकता है जी काइनेटिक एनर्जी उसकी कैलकुलेट करनी पड़े 1/2 mv² डिवाइडेड बाय टी, एंड सिमिलरली पावर का फार्मूला कैन आल्सो बी इक्वलेंट टू, आप इसको कैलकुलेट किया करते थे एफ डॉट वी, इंस्टेंटेनियस जो पावर है उसका फार्मूला हम एफ डॉट वी भी लेते हैं। सो इट मीन्स इनमें से कोई भी फार्मूला जो है वो यूज़ हो सकता है डिफरेंट क्वेश्चंस के लिए। सिंपली पावर जो है वो क्या होती है, एनर्जी ओवर टाइम। तो एनर्जी यानी वर्क डन यू मे कैलकुलेटेड बाय एफ डॉट डी फार्मूला एम जी एच ओवर टी 1/2 mv² ओवर टी या एफ डॉट वी, इनमें से कोई भी फार्मूला जो है वो यूटिलाइज हो सकता है। और फॉर एग्जांपल जो है दो क्वेश्चंस देख लेते हैं। अ मशीन लिफ्ट्स 100 किलोग्राम ऑफ ब्रिक्स टू अ वर्टिकल हाइट ऑफ 5 मीटर इन 1 सेकेंड, आपने इसकी पावर बतानी है। अच्छा आप देखो उसने वर्टिकल हाइट की बात की है, अब आपको गौर करें क्या गिवन है, मैस गिवन है, वर्टिकल हाइट गिवन है और टाइम गिवन है। इट मीन्स इसमें जो पावर है वो कैलकुलेट हम कैसे करेंगे, P इज़ इक्वल टू एम जी एच डिवाइडेड बाई टी। अब मैस गिवन कितना है 100 मल्टीप्लाई बाई वैल्यू ऑफ जी जो है वो हम यूज़ करेंगे 10, हाइट जो है वो गिवन क्या है 5 मीटर, डिवाइड कर देंगे गिवन टाइम जो है डेट इज़ 1 सेकेंड, यू विल गेट द आंसर। सो हमारे पास जो है आंसर आ जाएगा 5000 वॉट, या इसको हम 5 किलो वॉट भी कह सकते हैं। सो आंसर में भी गिवन इन किलो वॉट या वॉट। इसी तरह से सेकंड क्वेश्चन पे गौर करते हैं। एन इंजन पंप्स आउट 50 किलोग्राम ऑफ वाटर विद 20 मीटर पर सेकंड स्पीड। अब गौर करें बेटा इसमें जो है वो आपको स्पीड गिवन है और साथ जो है मैथ गिवन है। इट मीन्स यहाँ जो फार्मूला आप अप्लाई करोगे वो एफ डॉट वी वाला फार्मूला अप्लाई करेंगे। तो सिंपली जो है वो यहाँ हम कहेंगे पावर जो है चूँकि एफ डॉट वी होती है, अब एफ जो है यहाँ पर चूँकि उसने मैथ गिवन है तो अब आप उसको जो है उसकी जगह एम जी भी लिख सकते हो, एट आल्सो अ फोर्स। सो इन टू वी व्हाट इज मैस 50 इनटू वैल्यू ऑफ जी इज 10 और वेलोसिटी आपको गिवन है 20। सो इसमें जो है वो आपका आंसर आ जाएगा 5 2 10, इसको कर लें। सो 1 2 3 इट मीन्स कि यहाँ पर 1000 वाट आपका आंसर आ जाएगा। अब इट मीन्स इसको आप 1 किलो वाट भी लिख सकते हो। सो यानी कि इस इंजन की जो पावर होगी वो कितनी होगी 1 किलो वाट। अगर वो 50 किलोग्राम ऑफ वाटर जो है उसको कितनी स्पीड के साथ पंप आउट कर रहा है, 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड से पंप आउट कर रहा है। अच्छा बेटा एक और बात आपने इंपॉर्टेंट याद रखनी है कि 1 हॉर्स पावर जो होता है इट्स द बिगर यूनिट ऑफ पावर, वो 746 वॉट के इक्वल होता है। सो इन्फॉर्मेशन बेस्ड क्वेश्चन है, याद रखना आपने, इम्पोर्टेंट है। सिमिलरली यू डू नो कि हम ना किलो वाट आवर को भी डिफाइन किया करते थे कि 1 किलो वाट आवर जो है वो किसके इक्वल होता है 3.6 10 रेज़ टू पावर 6 जूल के इक्वल होता है। या हम इसको कह सकते हैं कि ये 1 किलो वाट आवर जो है वो 3.6 मेगा जॉल के इक्वल होता है। बेटा यहाँ से आपको क्लियर होना चाहिए कि ये जो किलो वाट आवर है ये एनर्जी का यूनिट है जो है किलो वाट आवर, नॉट द पावर। बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं कि इट्स अ यूनिट ऑफ पावर, ऐसा नहीं है। ज़रा इसको याद रखने के लिए कुछ ऐसे कर लें कि जो देखो हमारे पास जो पावर होती है वो हम कहते हैं क्या होती है, एनर्जी ओवर टाइम, यानी वर्क ओवर टाइम। तो बेटा इसका मतलब ये हुआ कि जो एनर्जी है वो किसके इक्वल हो गई, वो हो जाएगी पावर मल्टीप्लाई बाय टाइम। तो बेटा याद रखना है कि जब भी पावर जो है वो टाइम के साथ मल्टीप्लाई हो सो इट बिकम्स द यूनिट ऑफ एनर्जी। अब देखो ना पावर हम कह रहे हैं किलो वाट है, टाइम जो है उसको हम कह रहे हैं आर, तो किलो वाट आर इज़ द यूनिट ऑफ
एनर्जी, बेसिकली इट्स द कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी, और इसको जो है वो हम इलेक्ट्रिसिटी जो है उसका बिल कैलकुलेट करने के लिए भी यूज़ करते हैं। तो एक इम्पोर्टेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन जो है वो बन सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल आपसे कहा जा सकता है कि 5 बल्ब्स ईच ऑफ लेट्स से 1000 watt uses daily for 5 hours अब देखिए आपसे पूछा जा सकता है कि इफ यूनिट प्राइस लेट्स से इज RS 10 रुपीज़, तो ये बताएं देन कैलकुलेट डेली कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जो है वो कैलकुलेट करनी है। तो बेटा देखें, मैंने जैसे कहा कि किलोवाट आवर जो है इट्स अ कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, सो इट मीन्स कि यहाँ से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। देखो हमें ना कॉस्ट अगर कैलकुलेट करनी है तो कॉस्ट कैलकुलेट करने का जो फार्मूला है वो हमने जो है वो बेसिकली ये जो एनर्जी है यानी किलोवाट आवर जो है, पावर हमने लेनी है किलोवाट में, टाइम हमने किस में लेना है आर में, ठीक है जी, और मल्टीप्लाई आपने किसके साथ कर देना है यूनिट प्राइस के साथ। तो कॉस्ट कैसे कैलकुलेट करनी है, आपने जो पावर है वो किलोवाट में लेनी है, टाइम जो है वो आर में अगर गिवन है वेल एंड गुड, उतना आप कन्वर्ट कर लेंगे और यूनिट प्राइस के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी आप कैलकुलेट कर लोगे। फॉर एग्जांपल देखें यहाँ पर उसने कहा 5 बल्ब्स ईच ऑफ जो है वो लेट से वो कह रहा है 1000 वॉट, तो अब देखें 1000 मल्टीप्लाई बाय 5 कितना हो गया 5000 वॉट टोटल पावर वॉटेज होगी। तो आप इसको कह सकते हो 5 किलो वॉट, तो मैं इनकी टोटल वॉटेज जो है यहाँ पुट कर दूंगा 5 किलो वॉट। अब देखें मल्टीप्लाई जो है वो 5 आवर्स डेली कह रहा है, तो 5 आवर्स मल्टीप्लाई बाय यूनिट प्राइस उसने 10 कही है, आप 10 से मल्टीप्लाई करें, 5 आवर्स आर 25 इंटू 10, ये हो जाएगा 250 RS जो है ये आपके पास इसकी क्या आ जाएगी डेली कॉस्ट, ठीक है बेटा। अच्छा अगर जो है सपोज करें कि उसने जो है वो मंथली कॉस्ट जो है वो कैलकुलेट करने के लिए कहा है, तो आपने सिंपल इतना करना है कि जो आपके पास डेली कॉस्ट जो आ जाएगी उसको आपने मल्टीप्लाई बाजार मंथली बिल अगर कैलकुलेट करने के लिए उसने लेट से कहा है कि मंथली बिल कैलकुलेट करेंगे, मंथली कॉस्ट कैलकुलेट करें, तो आपने डेली कॉस्ट जो कैलकुलेट किया उसको मल्टीप्लाई बाय 30 करेंगे तो आपके पास जो है वो मंथली बिल कैलकुलेट हो जाएगा। बेटा अब हम डिस्कस करेंगे काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी जो है इसका फॉर्मूला बेसिक सबको पता है। काइनेटिक एनर्जी जो है वो से डेट 1/2 mv² इज़ द फॉर्मूला फॉर काइनेटिक एनर्जी। बेटा यहाँ पर जो है इसका फॉर्मूला जो है एक और भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जो नंबर ऑफ़ टाइम आप डिफरेंट क्वेश्चंस में यूज़ करेंगे और समझ लें कि ये जो है वो रिलेशन बिटवीन काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम भी इसको कह सकते हैं। आप इस फॉर्मूले में काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 1/2 mv इंटू वी भी लिख सकते हो। अच्छा अगर मैं इस वाले फॉर्मूले में अगर मैं इसको m से मल्टीप्लाई कर दूँ और इसको मैं m से ही डिवाइड कर दूँ तो ऊपर mv इंटू mv² हो गया। इट मीन्स यही वाला जो फॉर्मूला है इसको हम लिख सकते हैं काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 1/2 p² डिवाइडेड बाय m। सो इसको हम कह सकते हैं कि इट इज़ द काइनेटिक एनर्जी जो है इन टर्म्स ऑफ मोमेंटम। अच्छा यहाँ पर इम्पोर्टेंट चीज़ है, इससे रिलेटेड अक्सर जो है वो थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी आ सकता है। अब देखो इसमें गौर करना, अगर हम जो है मोमेंटम जो है उसको रख लें कांस्टेंट, तो यहाँ से फिर हम कह सकते हैं कि काइनेटिक एनर्जी जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या होगी मैस। अगर दो बॉडीज़ हैं वो सेम मोमेंटम के साथ मूव कर रही हैं, किस बॉडी की काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगी जिसका मैस कम है, जिसका मैस ज़्यादा होगा उसकी काइनेटिक एनर्जी कम होगी। अगर जो है इफ़ दे आर मूविंग विद सेम मोमेंटम या कांस्टेंट जो है उनका मोमेंटम हम अगर कांस्टेंट रख लें। अगर बेटा यहाँ पर जो है अगर हम काइनेटिक एनर्जी भी कांस्टेंट रख के उसका मोमेंटम के साथ मोमेंटम और मैस का रिलेशन भी इसी तरह से ड्राइव कर सकते हैं। लुक एट द सम एग्जांपल्स। अब देखें इफ़ मैस एंड वेलोसिटी ऑफ ए बॉडी इज़ डबल्ड देन इट्स काइनेटिक एनर्जी विल बिकम। ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंड करने के लिए। बेटा ये देखिए काइनेटिक एनर्जी जो है इसका फॉर्मूला हमने कहा जी कि न्यू काइनेटिक एनर्जी क्या होगी अगर हम मैस
और वेलोसिटी दोनों को डबल कर देते हैं। तो बेटा देखिए मैस मैंने डबल कर दिया और वेलोसिटी भी डबल कर दी, ऊपर स्क्वायर है। अब 2 स्क्वायर 4 हो जाएगा, 4 इंटू 2 कितना हो जाएगा 8 है। अगर गौर करना है बेटा हमने जो है इसमें गौर इस तरह से करना है, देखो इसको हमने ना दो फैक्टर जो है यहाँ मैस को डबल किया है, यहाँ हमने वेलोसिटी को डबल किया है। तो देखो 2 का स्क्वायर 4, 4 2 ज़ार 8, 8 मैंने जो है ये बाहर निकाल लिया। अब बाकी जो है वो 1/2 mv स्क्वायर बचा। बल्कि इसको मैं ब्लू में लिखता हूँ, आप देखें ताकि आपको कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंड हो जाए। mv स्क्वायर, देखो बेटा ये जो 1/2 है इट्स द पार्ट ऑफ द फार्मूला, तो इसको इसके साथ कैंसल आउट नहीं करना। मोस्ट ऑफ द टाइम जो है वो स्टूडेंट्स क्या करते हैं, इस 2 को इसके साथ कैंसल आउट कर देते हैं और आंसर कह देते हैं 4 टाइम्स, हालांकि ऐसा नहीं है। जो कांस्टेंट जो वेरिएबल जो है फार्मूले का पार्ट है उसको आपने जो है वो इसके साथ जो है वो कैंसल आउट नहीं करना। इट मीन्स कि जो न्यू काइनेटिक एनर्जी जो है वुड बी 8 टाइम्स एज दैट ऑफ ओरिजिनल काइनेटिक एनर्जी, अगर हम मास एंड वेलोसिटी ऑफ ए बॉडी जो है उसको डबल कर देते हैं। सिमिलरली जो है बेटा अगर इस तरह का क्वेश्चन आ जाए आपको जो है वो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट की फॉर्म में जो आई और जे की फॉर्म में जो वेलोसिटी गिवन हो, तो इसमें हम काइनेटिक एनर्जी को इस तरह लिख सकते हैं बेटा 1/2 m इंटू वी डॉट वी भी कह सकते हैं, या फिर आप इसका जो है मैग्नीट्यूड कैलकुलेट कर सकते हैं। मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करके जो है उसको भी यहाँ पुट कर सकते हैं। सो इसका मैग्नीट्यूड जो है 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर स्क्वायर रूट जो है वो कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा, या इसको आप यहाँ v डॉट वी भी इसका ले सकते हो। 3 3 ज़ार जो है वो 9 हो जाएगा, 4 4 ज़ार क्या हो जाएगा 16। तो अब इसको जो है वो देखिए 1/2 मैस इसका कितना है 10 और 9 प्लस जो है वो 16, इनका डॉट प्रोडक्ट अगर आप कैलकुलेट कर लें वो आ जाएगा। तो ये हो गया बेटा 5 इंटू 25, आंसर इज़ 125 जूल आ जाएगा। अच्छा बेटा अब देखिए अभी मैंने फार्मूला आपको एक्सप्लेन किया, काइनेटिक एनर्जी हाफ जो है वो पी स्क्वायर डिवाइडेड बाय एम होता है। अब इसमें देखें इससे रिलेटेड दो क्वेश्चन जो है आमतौर पर यूजली ये टाइप जो है वो सबसे ज़्यादा रिपीट हुई हुई है पास पेपर में। अगर आप देखोगे, इफ़ 2 बॉडीज़ ऑफ मास 5 किलोग्राम एंड 10 किलोग्राम आर मूविंग विद सेम मोमेंटम को कांस्टेंट कर लिया, तो ये बताएं रेशो ऑफ देयर काइनेटिक एनर्जी क्या होगी। अभी मैंने बताया आपको, देखो अगर मोमेंटम कांस्टेंट कर लेते हो तो काइनेटिक एनर्जी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या होगी मैस। तो बेटा यहाँ से आपने करना है काइनेटिक एनर्जी की रेशो लेनी है, तो काइनेटिक एनर्जी 1 ओवर काइनेटिक एनर्जी 2 वुड बी इक्वल टू m2 ओवर m1। और m2 इज़ 10 डिवाइडेड बाई m1 इज़ 5, आंसर जो है आपका क्या आ जाएगा 2:1। सो बेटा जब मोमेंटम कांस्टेंट हो तो काइनेटिक एनर्जी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या ले लेनी है मैस। सिमिलरली इस वाले क्वेश्चन में देखें, इफ़ 2 बॉडीज ऑफ masses 4 किलोग्राम एंड 16 किलोग्राम आर मूविंग विद सेम काइनेटिक एनर्जी, अब हमने काइनेटिक एनर्जी को कांस्टेंट कर दिया है, देन रेशो ऑफ देयर मोमेंटम आर। मोमेंटम जब मोमेंटा की रेशो लेनी है, यहाँ पर जो है हमने मोमेंटम को कांस्टेंट किया तो काइनेटिक एनर्जी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू मास हो गई। अगर आप काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट रखते हो तो मोमेंटम जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ मास हो जाएगा, चूँकि मोमेंटम के ऊपर स्क्वायर है। सो अब देखें कि इफ़ जो है वो हम यहाँ पर रख देते हैं जी काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट करते हो तो मोमेंटम जो है वो स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास होगा, या मोमेंटम की अगर आप रेशो लेना चाह रहे हो तो डैट वुड बी इक्वल टू m1 ओवर m2 स्क्वायर रूट। सो यहाँ हमें बताया उसने 4 ओवर 16 और आंसर जो है 1/4, मीन आपका जो है वो रेशो जो है वो क्या आ जाएगी 1:2 आ जाएगी। सो ये टाइप के क्वेश्चन बेटा देखिएगा, एक्सरसाइज में भी उनकी प्रैक्टिस कीजिएगा। और काइनेटिक एनर्जी का ये वाला जो फार्मूला है इसकी भी आपने लाजमी प्रैक्टिस करनी है ताकि इस तरह का कोई भी क्वेश्चन आया इजीली उसका आंसर कर सकें। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अनदर वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, वर्क एनर्जी प्रिंसिपल, और इसके साथ ही एक दो एग्जांपल्स भी देखेंगे। वर्क एनर्जी प्रिंसिपल बेटा हमेशा याद रखना है कहाँ अप्लाई होता है, जब हम बात कर रहे हों वर्क अगर जो है वो इज़ बीइंग डन अंडर द कंजर्वेटिव फील्ड, जो है इन कंजर्वेटिव फील्ड, कंजर्वेटिव इन्वायरमेंट, अंडर द कंजर्वेटिव फोर्स, तब जो है उसके ऊपर वर्क एनर्जी प्रिंसिपल जो है वो अप्लाई होता है। अब वो आपको पता है वर्क एनर्जी प्रिंसिपल जो है उसको हम क्या कहते हैं जी, वर्क डन इज इक्वल टू क्या होता है चेंज इन इट्स काइनेटिक एनर्जी, और वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन इट्स काइनेटिक एनर्जी मीन वी कैन से दैट इट्स वर्क डन को हम FD भी लिख सकते हैं 1/2 mv2 का होल स्क्वायर -1/2 m
V1 का होल स्क्वायर। सो फर्दर जिस तरह से क्वेश्चन और डिमांड के अकॉर्डिंग आप इस फॉर्मूले को ओपन कर सकते हो, वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन इट्स काइनेटिक एनर्जी जो है, ये बेसिक फार्मूला है। इसके अंदर फॉर्मूले भी हो सकते हैं, वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी भी हो सकता है, बिकॉज ग्रेविटेशनल फील्ड जो है इज आल्सो अ कंजर्वेटिव फील्ड। तो mgh2 माइनस mgh1 जो है, यहाँ भी फार्मूला हम यूज़ कर सकते हैं। तो इनमें से कोई भी जो है ना पेपर में जो है इससे रिलेटेड जो है वो क्वेश्चन बन सकता है बेटा। अब देखें इससे रिलेटेड एक दो क्वेश्चन देखते हैं। सपोज करें आपसे उसने कहा, ये स्टॉपिंग डिस्टेंस वाला आमतौर पर क्वेश्चन जो है लेट से आपसे पूछा जाता है, आकार जो है लेट से उसने कहा आप मैस जो है 1000 किलोग्राम इज़ मूविंग विद लेट से जी वो कह दे 100 मीटर पर सेकेंड, and if a retarding force of 100 Newton acts on it, then how much distance it will cover before coming to rest। अब देखिए बेटा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अब इसमें हम ना वर्क एनर्जी प्रिंसिपल अप्लाई करते हैं, यू गेट डायरेक्टली जो है ना आंसर आ जाएगा। अब मुझे ये बताएं कि वो क्या कह रहा है कि जब रिटार्डिंग फोर्स अप्लाई होती है, आपको कहते हैं व्हेन ब्रेक्स आर अप्लाइड जो है, सो कार जो है अल्टीमेटली स्टॉप हो जाएगी। हमने स्टॉपिंग डिस्टेंस बताना है क्या होगा। अब स्टॉपिंग डिस्टेंस कैलकुलेट करने के लिए अगर हम वर्क एनर्जी प्रिंसिपल अप्लाई करते हैं, हम कहते हैं जी वर्क डन यानी एफ डी इज इक्वल टू क्या होता है जी 1/2 mv2 का होल स्क्वायर माइनस, ये इसको कह लें फाइनल वेलोसिटी, माइनस 1/2 m क्या कह लें इनिशियल वेलोसिटी। तो बेटा एक देखें ना, फाइनली जो है उसने इट विल कम्स टू रेस्ट, तो इसकी जो फाइनल वेलोसिटी होगी वो क्या हो जाएगी ज़ीरो। तो फाइनल वेलोसिटी अगर ज़ीरो कर लें तो 1 माइनस टू ये तो ज़ीरो हो जाएगा, 1/2 mv स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो गया जी f इंटू डी। तो बेटा देखो जो स्टॉपिंग डिस्टेंस होता है, अगर आप यहाँ से देखें तो हमें यहाँ से जो है वो स्टॉपिंग डिस्टेंस याद रखना है। ये जो रिटार्डिंग फोर्स हम कह रहे हैं ना यहाँ पर, तो इसमें अगर देखो यहाँ माइनस साइन भी लगा सकते हैं, चूँकि आप रिटार्डिंग फोर्स की बात कर रहे हो। माइनस माइनस जो है वो कैंसिल आउट हो जाएगा, एफ डी जो है वो किसके इक्वल आ गया 1/2 mv स्क्वायर। यहाँ से बेटा बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ हमें जो है वो याद रखनी है कि अगर ये एफ दूसरी तरफ लेट से मैं जाके डिवाइड कर देता हूँ जो है, तो जो स्टॉपिंग डिस्टेंस होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जो है वो किसके इक्वल होगा जी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इनिशियल वेलोसिटी होगा। जो स्टॉपिंग डिस्टेंस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इनिशियल वेलोसिटी होता है। अगर इनिशियल वेलोसिटी आप डबल कर दोगे तो स्टॉपिंग डिस्टेंस जो है वो कितने टाइम्स हो जाएगा, 4 टाइम्स हो जाएगा। अच्छा अब देखो जस्ट हमें जो है वो स्टॉपिंग डिस्टेंस बताना है, तो 1/2 मैस जो है वो हमें बताया हुआ 1000, वेलोसिटी इज़ 100 मीटर पर सेकंड, तो डिवाइडेड बाय जो है हमें फोर्स कही है जी 100 न्यूटन, हमने जब उसके ऊपर अप्लाई की। तो अब देखें सिंपली जो है यहाँ से हमने इसको सॉल्व करना है, ये इससे कैंसल आउट कर दें। अब जो है वो आपके पास आंसर जो है 5 × 10⁻⁴ जो है वो 4 आ जाएगा मीटर। सो अगर जो है एक कार जो है वो मूव कर रही है विद 100 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी और आपने जो 100 न्यूटन जो है वो रिटार्डिंग फोर्स अप्लाई की, तो बिफोर कमिंग टू रेस्ट जो है इट विल कवर अ डिस्टेंस ऑफ 5 × 10⁻⁴ मीटर, या इसको आप जो है वो यहाँ कह सकते हैं जी 50 किलोमीटर भी आंसर हो सकता है। बट एज यू नो डैट जो पोटेंशियल एनर्जी का जो बेसिक फार्मूला होता है, जिसको हम सिंपल जो है वो पोटेंशियल एनर्जी कह रहे होते हैं जी mgh, दिस फार्मूला कैन ओनली बी एप्लीकेबल नियर द सरफेस ऑफ अर्थ वेयर वैल्यू ऑफ g जो होती है ये क्या होती है, कांस्टेंट। तो बेटा अगर वैल्यू ऑफ जी कांस्टेंट ना हो तो ये वाला जो पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला है ये एप्लीकेबल नहीं होता। तो बेटा याद रखना है कि अगर जो है वो हम वैल्यू ऑफ जी नियर द सरफेस ऑफ अर्थ हम कह रहे हैं, ये वाला जो है वो फार्मूला एप्लीकेबल है, मतलब जहाँ जहाँ वैल्यू ऑफ जी जो है वो कांस्टेंट है। सो अगर जो है वैल्यू ऑफ जी कांस्टेंट नहीं है, सपोज करें व्हेन यू हैव टू डिस्प्लेस अ बॉडी थ्रू अ लार्जर हाइट जो है, सो उसमें जो है फिर हम फार्मूला जो है एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी का यूज़ करते हैं और इसका जो रेफरेंस होता है वो सेंटर ऑफ अर्थ लेते हैं।
और इस फार्मूले में हम कहते हैं माइनस जी कैपिटल एम स्मॉल एम ओवर जो है इसको कह देते हैं आर। सो ये वाला जो फार्मूला है ये एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी का है। देखिए इसमें जो है वो हम कहते हैं चूँकि वैल्यू ऑफ जी जो है वो अगर वेरी करेगी, जहाँ तक कांस्टेंट है वहाँ तो ये एप्लीकेबल हो जाएगा, जहाँ वैल्यू ऑफ जी में वेरिएशन आएगी वहाँ ये जो है फार्मूला अप्लाई नहीं कर सकते। फिर हम यहाँ पर एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला जो है वो अप्लाई कर लेते हैं। अच्छा, इससे रिलेटेड जो है वो पेपर में क्वेश्चन इस तरह से भी आ सकते हैं। देखिए सपोज करें आपसे कहा जाए एन ऑब्जेक्ट जो है ऑफ mass m is displaced through a height equal to that of radius of earth the change in potential energy, yes, absolute potential energy जो है वो क्या होगा। अब देखिए बेटा, उसने जो है उसको डिस्प्लेस किया है फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ जो है एक मैस एम को टू अ हाइट इक्वल टू दैट ऑफ व्हाट रेडियस ऑफ अर्थ। रेडियस ऑफ अर्थ जो है उसकी हाइट जो है, इसका मतलब है लार्जर हाइट पे डिस्प्लेस हुआ है। सो हम यहाँ पर जो है ये वाला फार्मूला अप्लाई नहीं कर सकते, हम यहाँ एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी वाला फार्मूला अप्लाई करेंगे। अच्छा बेटा, एक और चीज़ याद रखनी है, जब भी हम चेंज फाइंड करेंगे पोटेंशियल एनर्जी एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी का, चूँकि इसके साथ नेगेटिव साइन है, तो जब भी आप चेंज फाइंड करोगे फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल, फाइनल टू इनिशियल पोजीशन, तो हमेशा आपका आंसर जो है वो पहली बात, जो पहली टिप जो है वो याद रखनी है, क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। तो अगर किसी ऑप्शन के साथ नेगेटिव है इसका मतलब वो आपके ऑप्शन नहीं होगी। तो कौन सी ट्रू वाली ऑप्शन आएगी, जो पॉजिटिव साइन के साथ होगी। सॉल्व करके देख रहे हैं जी। बेटा उसने कहा कि सरफेस ऑफ अर्थ पे जो है वो पहले मैस था, उसको आपने डिस्प्लेस किया है। अब सरफेस ऑफ अर्थ जो है उसको हम रेफरेंस सारे हमेशा कहाँ से लेने हैं, सेंटर ऑफ अर्थ से। सो सपोज करें अर्थ की सरफेस पे एक मैस और एम का ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है, तो इसकी एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी, जिसको हम इनिशियल जो है वो पोटेंशियल एनर्जी बोल रहे हैं, वो क्या होगी, माइनस जी एम ओवर जो है वो कैपिटल आर। अच्छा, अगर आपने उसको डिस्प्लेस किया थ्रू अ हाइट जो है वो उसकी क्या कह रहे हैं, इक्वल टू डेट ऑफ रेडियस ऑफ अर्थ, इतनी हाइट आपने कर दी। तो यहाँ से आपने उसको डिस्प्लेस किया सरफेस से और एक हाइट पे ले गए जो कि इक्वल टू डेट ऑफ रेडियस ऑफ अर्थ है। अच्छा, इस पॉइंट पर जो है उसकी एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, थोड़ा गौर से देखना है। अब यहाँ पर जो है अगर हम कहें जी उसकी एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी माइनस जी एम ओवर आर होगी, ऐसा नहीं है। जो कि हमने रेफरेंस हमेशा जो है एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी जो है उसमें रेफरेंस फिक्स है। रेफरेंस क्या लिया हमने, सेंटर ऑफ अर्थ। इसमें जो है वो रेफरेंस जो है मे बी चेंज, ये जो पोटेंशियल एनर्जी का सिंपल फार्मूला है mgh, उसमें रेफरेंस चेंज हो सकता है। फॉर एग्जांपल जो है अगर मैं कहूँ कि ये एक ऑब्जेक्ट है, ये मेरे हाथ पे पड़ा हुआ, बताओ इसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, मैं कह सकता हूँ 0, मैं कह सकता हूँ mgh। अगर तो मैं अपने हाथ के लिहाज से कहूँगा तो 0, अगर ग्राउंड के लिहाज से कहूँगा तो mgh। सो इसमें रेफरेंस हम चेंज कर सकते हैं, बट जो एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी वाला फार्मूला है इसमें रेफरेंस फिक्स होता है, क्या होता है, सेंटर ऑफ अर्थ। तो अब इसमें देखें रेफरेंस सेंटर ऑफ अर्थ है, तो यहाँ पर जो ये भी रेडियस r है, तो यहाँ जो स्मॉल r होगा वो क्या होगा, r प्लस h, यानी r प्लस r कितना हो जाएगा, 2r। तो इट मीन्स कि यहाँ पर जो है वो हमें जो है वो रेडियस टोटल जो लेना है वो कितना लेना है, r प्लस r कितना हो जाएगा, 2r। तो ये हो जाएगा माइनस जी कैपिटल M स्मॉल m ओवर कितना हो जाएगा, 2r। अब हमें ना चेंज फाइंड करना है, तो जैसे मैंने कहा था चेंज हमेशा पॉजिटिव आएगा, तो चेंज इन एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी विल बी इक्वल टू फाइनल माइनस इनिशियल। अब वैल्यू पुट करें जी, फाइनल इज माइनस जी एम ओवर 2r और माइनस इनटू माइनस इनिशियल जी एम ओवर आर। अब देखें माइनस माइनस जो है ये क्या हो जाएगा, प्लस। आपका आंसर डेफिनेटली प्लस में आएगा एंड यूल गेट प्लस जी एम ओवर 2r। सो इट मीन्स कि अगर हम जो एक बॉडी जो है उसको डिस्प्लेस करते हैं फ्रॉम सरफेस ऑफ द अर्थ टू हाइट इक्वल टू रेडियस ऑफ अर्थ,
तो उसमें जो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी है वो ये आ जाएगा। अच्छा एक और बात जो है बेटा, ये जो हम कॉन्सेप्ट कह रहे हैं एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी का, इसमें अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को जो है वो सरफेस ऑफ अर्थ से डिस्प्लेस करके आउट ऑफ अर्थ ग्रेविटेशनल फील्ड जो है ले जाते हैं, अगर हम इसको डिस्प्लेस करके आउट ऑफ अर्थ ग्रेविटेशनल फील्ड ले जाते हैं, तो वहाँ पर जो उसकी पोटेंशियल एनर्जी होगी या एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी, वो क्या हो जाएगी, ज़ीरो हो जाएगी। सो विद इन द अर्थ ग्रेविटेशनल फील्ड जब भी चेंज फाइंड करना हो हम कहते हैं फाइनल माइनस इनिशियल, और इसी तरह से कैलकुलेट करेंगे एंड आपका आंसर जो है वो हमेशा कौन सा आएगा, पॉजिटिव आंसर आएगा। व्हाट इज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ एस्केप वेलोसिटी? बेटा यूजुअली हम क्या देखते हैं, अब हमारी ऑब्जर्वेशन क्या है, हम किसी भी ऑब्जेक्ट को जब अपवर्ड थ्रो करते हैं तो आफ्टर गेटिंग सम हाइट जो है दैट विल रिटर्न बैक टू ग्राउंड। इट मीन्स कि जो है वो ग्रेविटी जो है उसकी जो पुल है उसको वापस खींच लेती है। लेकिन अगर हम इतनी इनिशियल वेलोसिटी दे दें, इतनी इनिशियली काइनेटिक एनर्जी दे दें कि वो जो ऑब्जेक्ट है वो रिटर्न ना हो बल्कि अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर चला जाए, तो हम उस वेलोसिटी को, उस इनिशियल वेलोसिटी को क्या नाम दे देंगे, एस्केप वेलोसिटी। सो इफ़ एन ऑब्जेक्ट जो है इज़ थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड या थ्रोन एट एनी एंगल जो है विद सम इनिशियल वेलोसिटी, वो इनिशियल वेलोसिटी इतनी होनी चाहिए कि वो अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर निकल जाए, उसको हम कहेंगे एस्केप वेलोसिटी है। एक फॉर्मूला क्या होता है जी, एस्केप वेलोसिटी जो है वो हम इसको लिखते हैं अंडर रूट, ये हमारे पास जो है 2GR एक फार्मूला है। इसी तरह से आपने एक और ड्राइव किया था डेरिवेशन में, स्क्वायर रूट G2GM ओवर R B होता है, ठीक है। अच्छा बेटा इसमें जो है अगर आप देखें तो एक दो इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट ज़रा देख लीजिएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपसे कोई कहता है जी कि एट विच एंगल एस्केप वेलोसिटी जो है विल बी मैक्सिमम आर मिनिमम, इस तरह का कोई क्वेश्चन आ जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल ऑप्शंस गिवन है 30, ऑप्शन गिवन है 45, ऑप्शन गिवन है 60, डी इज़ नन। तो बेटा इसमें जो है वो देखें आंसर जो है वो है नन ऑफ दिस। अच्छा यूजुअली है ना बहुत सारे स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो सकते हैं, बहुत सारे आंसर 45 दे देते हैं कि रेंज मैक्सिमम होती है, या बहुत सारे अगर यहाँ पे 90 है तो वो 90 कह देंगे जी एस्केप वेलोसिटी। ऐसा नहीं है, अगर आप फॉर्मूला गौर से देखो तो एस्केप वेलोसिटी याद रखना बेटा इज़ इंडिपेंडेंट होती है इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग ऑफ एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। सो एस्केप वेलोसिटी जो है वो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन पे डिपेंड नहीं करती, जिस भी एंगल पे आपने थ्रो करना है वो एस्केप वेलोसिटी जो है उसकी वैल्यू चेंज नहीं होगी। फॉर एग्जांपल अर्थ के लिए, फॉर अर्थ जो है हम इसकी एस्केप वेलोसिटी जो है वो कह रहे होते हैं जी, अर्थ के लिए वो होती है जी 11.2 किलोमीटर पर सेकंड, या अप्रॉक्सीमेटली आप कह सकते हैं 11,000 मीटर पर सेकंड। सो एनी ऑब्जेक्ट जो है इसको आप थ्रो करें 11,000 मीटर पर सेकंड की स्पीड से जो है वो, तो फिर वो अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर निकल जाएगी। सो हमें उसको इतनी स्पीड देनी है, ठीक है, उसका एंगल ऑफ प्रोजेक्शन पे वो डिपेंड नहीं करती। सेकेंडली जो है इसमें देखो आपको इसमें जो है वो मून की जो है वो पता होनी चाहिए एस्केप वेलोसिटी जो है, और मून की एस्केप वेलोसिटी जो है वो क्या होती है जी, यहाँ पे 2.4 किलोमीटर पर सेकंड। इसी तरह से जुपिटर जो है उसकी सबसे हाईएस्ट है, बुक में टेबल एक नज़र इसको देख लीजिएगा, वो है जी अप्रॉक्सीमेटली 61 किलोमीटर पर सेकंड। सो बेटा इसमें देखें जो कम से कम जो टेबल है उसमें अर्थ की तो आपको डेफिनेटली याद होनी चाहिए, बाकी जो स्मॉलेस्ट है और ग्रेटेस्ट वैल्यू है कि आमतौर पर यूजुअली याद कर लिया करें, क्योंकि पेपर में क्वेश्चन आ सकता है विच ऑफ द फॉलोइंग हैव लीस्ट एस्केप वेलोसिटी या मैक्सिमम एस्केप वेलोसिटी। अच्छा एक और इम्पोर्टेंट बात बेटा, हमारी जो अर्थ है उसकी चूँकि एस्केप वेलोसिटी जो है वो 11.2 किलोमीटर पर सेकंड है, ज़्यादा है, वैल्यू ऑफ जी जो है वो ज़्यादा होने की वजह से हमारे अर्थ का जो एटमॉस्फेयर है ये स्टेबल है। मून की सरफेस पे एटमॉस्फेयर क्यों नहीं होता, चूँकि उसकी एस्केप वेलोसिटी बहुत कम है, डेट इज़ द रीज़न कि वहाँ पर जो है एटमॉस्फेयर एग्जिस्ट नहीं करता। अच्छा बेटा इसी तरह से अगर कोई आपसे पूछे कि ये बताएं एट फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग, for which of the following object जो है escape velocity will be maximum,
मैक्सिमम या मिनिमम। अब इसमें लेट से उसने मैसेज दिए हुआ कि 10 किलोग्राम वाला ऑब्जेक्ट, 100 किलोग्राम वाला ऑब्जेक्ट, 1000 किलोग्राम वाला ऑब्जेक्ट या फिर नन। तो आंसर इसमें भी बेटा नन नहीं है। उसकी रीज़न क्या है कि एस्केप वेलोसिटी जो है मैथ पे भी डिपेंड नहीं करती, इट इज़ आल्सो इंडिपेंडेंट ऑफ मैथ। तो ये भी आपने इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट कर लेना है। एस्केप वेलोसिटी जो है इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ मैथ ऑफ ऑब्जेक्ट भी होती है, मैथ ऑफ ऑब्जेक्ट पे भी जो है वो डिपेंड नहीं करती। और इसमें जो है इसकी वैल्यूज़ भी एक नज़र रिपीट कर लीजिएगा, रिवाइज कर लीजिएगा फ्रॉम योर टेबल जो बुक में गिवन है। लास्ट टॉपिक ऑफ चैप्टर 4 जो है डेट इज़ आल्सो इम्पॉर्टेंट वन, इंटरकन्वर्जन ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। यू कैन से लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। According to law of conservation of energy, energy neither be created nor be destroyed, but it can transform from one form to another form। बेटा इसी तरह से इसके में ना जो है वो काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी की इंटर कन्वर्जन भी जो है वो हम कह सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये इसकी बेस्ट एग्जांपल हो सकती है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी की। फॉर एग्जांपल इफ़ वी इग्नोर एयर फ्रिक्शन, एयर फ्रिक्शन को इग्नोर कर दें, बाई इग्नोरिंग एयर फ्रिक्शन जो है वो हम कहेंगे कि अगर कोई बॉडी आपने अपवर्ड थ्रो की है, हम कहेंगे कि लॉस किस में हो रहा है, जो है वो लॉस इन काइनेटिक एनर्जी, या इसमें कह लें जी गेन किस में हो रहा होगा, पोटेंशियल एनर्जी में। तो गेन इन पोटेंशियल एनर्जी विल बी इक्वल टू व्हाट, लॉस इन काइनेटिक एनर्जी, अगर आपने कोई बॉडी अपवर्ड थ्रो की है इन द एब्सेंस ऑफ एयर फ्रिक्शन। और अगर कोई बॉडी आपने ना डाउनवर्ड ऐसे ड्रॉप की है तो उस पर देखें लॉस किस में हो रहा होगा, पोटेंशियल एनर्जी, गेन किस में हो रहा होगा, काइनेटिक एनर्जी। फिर आप कहेंगे गेन इन जो है काइनेटिक एनर्जी विल बी इक्वल टू लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी। फॉर एग्जांपल आपसे कहा जाए कि जी एक अब ब्लॉक जो है ऑफ मैस, सम मैस जो है लेट से मैं कह देता हूँ 10 किलोग्राम इज़ ड्रॉप्ड फ्रॉम ए हाइट जो है आप इस तरह के लेट से क्वेश्चन आ सकते हैं, डिफरेंट वो क्वेश्चन बना सकते हैं प्रैक्टिकल भी डायग्राम के साथ भी। फॉर एग्जांपल उसको ना कहते हैं जी 10 मीटर की हाइट से ना आपने नीचे ड्रॉप किया, ठीक है जी। अब सपोज करें मैंने क्वेश्चन यहाँ पे पूछता हूँ कि ये बताएं व्हाट विल बी इट्स काइनेटिक एनर्जी 4 मीटर अबव द ग्राउंड। अच्छा अगर यहाँ पर जो है वो हम आइडियल केस डिस्कस कर रहे हैं और यहाँ पर जो है हम फ्रिक्शन जो है उसको इग्नोर कर रहे हैं, फ्रिक्शन यहाँ पर जो है वो हम कह रहे हैं जी इग्नोर कर दिया हमने। सो इस पर हम कहेंगे डाउनवर्ड अगर को वो ड्रॉप हो रहा है तो लॉस जो है वो किस में हो रहा है, पोटेंशियल एनर्जी में। जितना पोटेंशियल एनर्जी में लॉस होगा उतना काइनेटिक एनर्जी में क्या हो जाएगा, गेन हो जाएगा। अब उसने कहा है 4 मीटर अबव द ग्राउंड बताएं, तो लेट्स से 4 मीटर अबव जो है यहाँ पर इस पॉइंट पे हमें बताना है कि काइनेटिक एनर्जी क्या है। तो बेटा लेट से मैं इसको H1 कह देता हूँ, ये इसको मैं H2 का नाम दे देता हूँ। सो इस पॉइंट के ऊपर काइनेटिक एनर्जी क्या होगी। अब गेन इन काइनेटिक एनर्जी जो है वो लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी में के इक्वल होनी है। तो काइनेटिक एनर्जी में कितना गेन होगा, जितना पोटेंशियल एनर्जी में लॉस हुआ है, और पोटेंशियल एनर्जी में कितना लॉस हुआ है, mgh1 माइनस H2, जितनी उसकी हाइट डिक्रीज़ हो गई है। तो आप देखें वैल्यू पुट करें, लेट से मैथ जो है मैंने 10 कहा हुआ है, वैल्यू ऑफ जी को 10 रख लें, H1 माइनस H2 जो है वो कितना जी, यहाँ पर 10 माइनस 4 कितना हो जाएगा 6। तो हम लेट से कह देते हैं कि उसकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो कितनी होगी, 600 जो है वो जूल हो जाएगी। तो बेटा इसी तरह से जो है वो इसमें पूछ सकता है कि इस पॉइंट पे बताओ पोटेंशियल एनर्जी कितनी है। अब पोटेंशियल एनर्जी जो लॉस हुआ है, अब देखें ना यहाँ पर टोटल पोटेंशियल एनर्जी इस वक्त उसकी कितनी है। अगर लेट से हम कैलकुलेट करें mgh, m इज़ 10, हाइट भी 10 है, तो इस वक्त उसकी टोटल पोटेंशियल एनर्जी जो है वो कितनी थी, 1000 जूल। अब उसमें लॉस कितना हो गया, 600 का, एंड दैट हैज़ बीन कन्वर्टेड इनटू काइनेटिक एनर्जी। जो रिमेनिंग बची है वो क्या है, उसकी पोटेंशियल एनर्जी यानी 400 जूल। तो आप वैसे उसको डायरेक्टली भी कैलकुलेट कर सकते हैं, mgh जितनी हाइट जो रिमेनिंग रह गई है वो कितनी है, 4 मीटर। तो आप इस यहाँ से भी कैलकुलेट कर सकते हो। तो इस तरह के यहाँ पे क्वेश्चन आ सकते हैं, उसमें काइनेटिक एनर्जी पूछ सकता है आपसे, रिमेनिंग पोटेंशियल एनर्जी पूछ सकता है। सो इन द एब्सेंस ऑफ एयर फ्रिक्शन जो है हम कहेंगे गेन इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू लॉस इन काइनेटिक एनर्जी, एंड अगर डाउनवर्ड बॉडी आ रही होगी तो गेन इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी। अच्छा बेटा सिमिलरली अगर जो है वो एयर फ्रिक्शन प्रेजेंस हो, इन द प्रेजेंस ऑफ
presence of air friction. इन द प्रेजेंस ऑफ एयर फ्रिक्शन जो है हम कहते हैं कि जो अगर बॉडी डाउनवर्ड फॉल हो रही है फिर हम कहेंगे कि जो गेन है वो काइनेटिक एनर्जी में हो रहा है इज़ इक्वल टू क्या होगा, लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी होगा, लेकिन साथ प्लस ऐड हो जाएगा, वो क्या होगा जी, वर्क डन जो है वो अगेंस्ट फ्रिक्शन जो है वो भी इसमें फैक्टर ऐड हो जाएगा। एंड सिमिलरली अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को अपवर्ड थ्रो करेंगे तो फिर जो है वो गेन आएगा इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू हम कहेंगे लॉस हो रहा है इन काइनेटिक एनर्जी में एंड प्लस हम कह देंगे वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन। तो उसमें जो बेटा अगर फ्रिक्शन साथ गिवन हो तो आप वो वाला फैक्टर इसमें ऐड करेंगे और इस टाइप के भी जो क्वेश्चन जो है वो सॉल्व हो सकते हैं। अच्छा बेटा इसमें जो है वो हम देखो ना, जो हम लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी और गेन इन पोटेंशियल एनर्जी की बात कर रहे हैं, इन दी एब्सेंस ऑफ एयर फ्रिक्शन जो है समटाइम्स ऐसा भी है कि देखें अगर कोई बॉडी जो है वो हमने ड्रॉप की है नीचे डाउनवर्ड, सो हम कह रहे हैं जी उसमें लेट से उसका मैस m है, तो आपसे कहा जाए ये बताएं जो है उसकी वेलोसिटी जस्ट बिफोर हिटिंग द ग्राउंड क्या होगी, तो वो भी आप कैलकुलेट कर सकते हो। अगर देख लेट से कि वो डाउनवर्ड आ रही है तो टोटल जब नीचे आ जाएगी तो हम कहेंगे जो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी है वो सारी की सारी किसके इक्वल है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के। सपोज करें वो आपसे कह रहे हैं कि बॉडी ऑफ मैस m उसको ड्रॉप किया है, वेलोसिटी जस्ट बिफोर हिटिंग द ग्राउंड क्या होगी। सो आपसे पूछा जाए कि वेलोसिटी जो है उसकी जस्ट बिफोर हिटिंग द ग्राउंड जो है क्या होगी। समटाइम्स वहाँ जो है क्वेश्चन में मैथ नहीं गिवन होता तो स्टूडेंट जो है वो मे कंफ्यूज, तो आपने सिंपल कंफ्यूज नहीं होना। काइनेटिक एनर्जी जो है वो पता है 1/2 mv क्या होती है स्क्वायर, पोटेंशियल एनर्जी जो है उसमें जो चेंज आएगा वो mgh हो जाएगा, ठीक है। अगर तो कंप्लीट जो है वो हाइट गिवन है h जो है या h1 - 2 दो हाइट्स का डिफरेंस है, तब भी आप यहाँ वैल्यू पुट कर सकते हो। देखो बेटा मैथ से कैंसल आउट हो गया, इट मीन्स कि इस तरह के क्वेश्चन में अगर मैथ गिवन हो तब भी चलेगा, मैथ्स गिवन नहीं है तब भी ठीक है। तो आपने वेलोसिटी अगर जस्ट बिफोर हिटिंग द ग्राउंड कैलकुलेट करनी है तो डैट विल बी इक्वल टू √2gh इज़ द आंसर। तो इस फॉर्मूले से जो है वो आप वेलोसिटी जस्ट बिफोर हिटिंग द ग्राउंड जो है उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। बेटा जो लास्ट टॉपिक्स हैं चैप्टर नंबर 4 के वो थ्योरेटिकल है, वैसे एंड टेस्ट पॉइंट ऑफ व्यू इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन उसमें से जो इंफॉर्मेशन बेस्ड तो थोड़ी बहुत वैल्यूज़ वगैरह वो आपने ज़रा नोट डाउन कर लेनी है। फॉर एग्जांपल हमें वहाँ बताया हुआ है कि जो सोलर कांस्टेंट होता है ना उसकी वैल्यू जो है अर्थ की सरफेस के ऊपर जो है वो अर्थ तक पहुँचते पहुँचते जो उसकी वैल्यू है वो 1 kW/m² रह जाती है, जबकि अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड जिसको हम बोल रहे हैं फील्ड से पहले, एटमॉस्फेयर से पहले, जस्ट बिफोर द एटमॉस्फेयर जो सन से लाइट आ रही होती है उसकी जो इंटेंसिटी है वो 1.4 kW/m² होती है। तो सोलर कांस्टेंट की वैल्यू जो है वो 1.4 kW/m² होती है। एटमॉस्फेयर में एंटर होने के बाद जो है कुछ एटमॉस्फेयर एनर्जी ऑब्जॉर्व कर लेती है, तो अर्थ की सरफेस पे पहुंचते पहुंचते जो है उसकी वैल्यू जो है वो कितनी रह जाती है, 1 kW/m²। इसी तरह से जो है वो आपको आप पढ़ेंगे पैराग्राफ वहाँ लिखा होगा कि जो हम सोलर पैनल यूज़ करते हैं सनलाइट जो है उसको उसकी एनर्जी को स्टोर करने के लिए, वो कहाँ स्टोर करते हैं, वो निकल कैडमियम बैटरीज़ में स्टोर होती है। अब जितने भी नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी हैं वो क्या है, विच आर नॉट वेरी कॉमन, तो वो हमारी बुक में जो लिस्ट डाउन किए हुए हैं, एनर्जी फ्राम सन है, एनर्जी फ्राम टाइड्स है, इसी तरह से जो है वो एनर्जी फ्राम जो है अर्थ कोर है, ये एक नज़र पढ़ लीजिएगा। फॉर एग्जांपल उसमें लिखा हुआ है 10 किलोमीटर डीप जो है वो इग्नियस रॉक्स आ जाती हैं जिनका टेम्परेचर जो है वो 200 डिग्री सेल्सियस के अराउंड अबाउट होता है। तो इस तरह की छोटी मोटी इन्फॉर्मेशन है। उसमें रीन्यूएबल सोर्सेज, नॉन रीन्यूएबल सोर्सेज कौन से हैं वो भी एक नज़र आपने देख लेना है, और कन्वेंशनल और नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी उनमें डिफरेंस क्या होता है एक नज़र पढ़ लीजिएगा। दैट्स ऑल अबाउट चैप्टर नंबर 4। इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन में जो है मुलाकात होगी। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।